10 विज्ञान का अपन 6वां चैप्टर जो कल पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो कल अपने रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रासायनिक समीकरण क्या था, रासायनिक समीकरण जो है उसके बारे में अपन ने जानकारी ली, क्रिया कारकों के बारे में जानकारी ली और क्रियाफलों के बारे में जानकारी ली। आज अपन चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कायदे क्या क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी देते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम या किस प्रकार से रासायनिक समीकरण है उसको अपन लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण में आपने देखा था कि क्रिया कारकों और क्रियाफलों को उनके शब्दों में न लिखे किसके रूप में लिखते हैं, सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिया कारक है उस क्रिया कारक के बारे में जानकारी हमें मिलनी चाहिए, क्रिया कारक के बारे में हमें बताना चाहिए। तो क्रिया कारक क्या है जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्रिया कारक लिखेंगे। तो पहले क्रिया कारकों को लिख दिया, क्रिया कारकों को लिखने के बाद में बीच में क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, क्रिया फल लिखते हैं। तो क्रिया कारक से क्या बन गया, क्रिया फलों का निर्माण हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रोजन की क्रिया करवाई हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन की क्रिया किससे हुई, हाइड्रोजन से हुई। उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ, NH3 का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों पदार्थ क्रिया कारक है, ये क्या यहाँ पे क्रिया फल का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो क्रिया कारक उत्पाद एक से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए सिंगल है तो अपन ने कोई चिन्ह लगा, अपन तो एक से ज्यादा है तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। तो क्रिया कारक या क्रिया फलों की संख्या एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसमें एक से अधिक होगा तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब दोनों साइडों का बैलेंस क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जैसे इधर नाइट्रोजन कितने, 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, 2 लगाया, नाइट्रोजन 2 हो गए यहाँ पे दोनों तरफ। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 से 2 को गुणा कर लेंगे कितने हो जाएंगे, 6। तो इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, और इधर हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो इसका मतलब इधर 6 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या लगाएंगे, कितने लगाएंगे, 3। कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। तो इसका मतलब समीकरण को क्या करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी है। अर्थात क्रिया कारकों और क्रियाफल दोनों साइड के जो परमाणु है उनकी संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको अपन बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है, समीकरण संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, विधि काम में लेते हैं जिसका नाम होता है हीट एंड ट्रायल विधि। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमान विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुमान विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से अपन क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व है उनकी संख्या और बनने वाले उत्पाद है उनके परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होगी, बैलेंस की जाएगी। अर्थात दोनों साइडों का क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। जैसे आपने अभिक्रिया में कोई तत्व भाग ले रहा है तो तत्व कौन कौन से है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट साइड में कितने, राइट साइड में कितने। जैसे इधर नाइट्रोजन ये एक कौन सी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इधर कितनी है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। इधर नाइट्रोजन कितनी है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। तो संख्या बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या किया, नाइट्रोजन को 2 से गुणा किया, दोनों तरफ 2 बराबर हो गए, है ना। इसी प्रकार हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर कितने, 2 है। इधर इसको 3 करने के लिए, इसका मतलब इसकी संख्या इसके बराबर करने के लिए, तो आपने देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 2 लगाया, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑटोमेटिक हो गया है। इसका मतलब इस 3 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो गया यहाँ पे, 6। इधर भी क्या करना है, हाइड्रोजन का 6 बढ़ाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर कितने हो गए, 6 हो गए। अर्थात दोनों साइडों का बैलेंस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटाया बढ़ा करके, यानी कम ज्यादा करके, तो यानी घटाने की तो बात वैसे नहीं है कि इसको अपन हटा देंगे, तो जो संख्या वो तो एक तो रहेगी, उसमें जुड़ने की बात आएगी। तो संख्या को कम ज्यादा करके दोनों साइडों का बैलेंस अपन क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अर्थात दोनों साइडों की संख्या अपन कंट्रोल बराबर लेके समीकरण को संतुलित करते हैं।
समीकरण संतुलित करते समय सामान्यतः जटिल जो यौगिक होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, पहले हल करते हैं, और जो सरल होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, बाद में करते हैं। अतः जो सिंगल परमाणु है उसको सबसे बाद में क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जो पदार्थ है उनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाते हैं, जैसे जी का मतलब गैस, एस का मतलब क्या है, गैस, इसका मतलब भी क्या है, गैस। तो अपन कोष्टक में क्या करते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने का काम करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने का जो कार्य करेंगे वो अपन क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और जलीय विलीन के लिए अपन क्या करते हैं, एक्यू काम में लेते हैं। एक्यू क्या करते हैं, जलीय विलीन के लिए काम में लेते हैं। तो पानी में घोला हुआ तो एक्यू हो जाएगा, ठोस अवस्था में तो एस हो जाएगा, द्रव है तो एल लिख देंगे, और गैस है तो जी लिख देंगे। इस प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अपन कोष्टक में क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। ये पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं होती है। अब अभिक्रिया यदि दोनों दिशाओं में होती है, यदि एक दिशा में होती है तो अपन तीर का चिन्ह लगाएंगे, परंतु कुछ अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, जैसे ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चिन्ह कौन सा काम में लेंगे, ये काम में लेंगे। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। सिंगल तीर इसका मतलब अनुत्क्रमणीय है, और डबल तीर का मतलब कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर तीर का चिन्ह लेके उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया है उसके लिए भी अपन क्या कहते हैं, चिन्ह काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस 93.71 किलो जूल, इसका मतलब प्लस का निशान है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्माक्षेपी होगी। यदि अभिक्रिया उष्माशोषी है तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह यूज में लेंगे। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर प्लस का चिन्ह काम में आएगा, उष्माशोषी होने पर कौन सा चिन्ह काम में आएगा, माइनस का चिन्ह काम में आएगा। अभिक्रिया में यदि कोई उत्प्रेरक भाग ले रहा है, जैसे अभिक्रिया को आपने संपन्न करवाया, कितने तापमान पर हो रही है, कितने दाब पर हो रही है, तो ताप और दाब जो होते हैं अपन इस तीर के चिन्ह के ऊपर लेते हैं। परंतु यदि अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक भाग लेता है, यदि उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करने वाले पदार्थ, तो अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक भाग लेता है तो अपन क्या करेंगे, उत्प्रेरक को रखेंगे इस तीर के चिन्ह के ऊपर, और तापमान को रखेंगे 723 केल्विन 200 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब तापमान अपन तीर के नीचे रखेंगे, दाब को तीर के चिन्ह के नीचे रखेंगे, और उत्प्रेरक को क्या करेंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाएगा। तो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि जो है वो तीर के निशान के ऊपर या नीचे अपन क्या करते हैं, दर्शाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो तीर का चिन्ह है उसके माध्यम से अपन दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिक्रिया जो अपन ने करवाई, समीकरण को अपन जो संतुलित करते हैं, वहां पे जिस नियम की पालना की जाती है उस नियम का नाम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का मतलब क्या है कि द्रव्यमान यानी बैलेंस, जो दोनों साइडों का जो वजन है, भार जो एक प्रकार से है, द्रव्यमान का मतलब एजेंट का भार, तो वो यानी क्रियाकार को और क्रियाफल दोनों का जो भार हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न द्रव्यमान का नाश होता है। इसका मतलब न तो द्रव्यमान को आप बढ़ा सकते हो, न उसको नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे ताकड़ी से आप कोई चीज तोल रहे हो, जैसे आपने 5 किलो का बाट रखा तो उसमें चीनी डाल दो तो कितनी आएगी, वो 5 किलो बराबर आएगी, तो बैलेंस बराबर है। यदि 5 किलो से कम है तो बैलेंस आपस में बराबर नहीं होगा। तो समीकरण संतुलित करने का तात्पर्य है कि दोनों साइडों का बैलेंस आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अर्थात अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है या निश्चित रहता है, फिक्स रहेगा उसका। जैसे इधर का बैलेंस है उतना क्या रहेगा, इधर का रहेगा, क्योंकि उन्हीं पदार्थों में क्रिया होकर कोई नई चीज बन रही है। इसका मतलब द्रव्यमान न तो घटा न द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ा। तो रासायनिक समीकरण जो है वो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। तो इसके लिखने के नियम कि समीकरण को अपन किस रूप में लेके, क्रिया कारक किधर लिखेंगे, क्रियाफल किधर लिखेंगे, चीज का निशान क्या कहता है, प्लस का चिन्ह आपने क्यों लगाया, उष्माशोषी के लिए कौन सा चिन्ह आपने यूज में लिया, उत्प्रेरक को कहाँ पे लिखा, तापमान को कहाँ पे लिखा, है ना, किस विधि के माध्यम से संतुलित इसको किया। इन संपूर्ण चीजों की जानकारी तो अपन को प्राप्त होती है, परंतु रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं भी होती है। रासायनिक समीकरण जो होता है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों और क्रियाफलों के बारे में अपन को जानकारी देता है कि अभिक्रिया में ये चीजें क्या कर रही है, भाग ले रही है। साथ में इनके अणुओं की संख्या, कि किस तत्व की मात्रा कितनी है, किसका द्रव्यमान कितना है, इसकी जानकारी भी अपने समीकरण के माध्यम से मिलती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, उसके बारे में भी रासायनिक समीकरण के माध्यम से क्या मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां
कि तापमान कितना है, दाब कितना है, उत्प्रेरक कौन सा काम में आ रहा है, किस किस के बीच में क्रिया करवाएगी, इन सब की जानकारी समीकरण के माध्यम से आपको मिल जाती है। इसी प्रकार अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है, अर्थात अभिक्रिया में ऊष्मा आई या ऊष्मा गई, इसके बारे में भी जानकारी रासायनिक समीकरण के माध्यम से मिल जाती है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में भी हमें रासायनिक समीकरण से क्या मिलती है, जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब काफी हद तक जो चीजें हैं उनके बारे में समीकरण के माध्यम से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी होती है। तो एक तो इसकी क्या होगी, इस समीकरण लिखने के नियम हो गए, एक चीज क्या होगी, समीकरण की विशेषताएं हो गई, और एक होगी सीमाएं। सीमाओं का मतलब कहां तक ये कुछ चीजें इस पर लागू होगी। तो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती कि अभिक्रिया खत्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी समीकरण से आपको नहीं मिलेगी। और क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता कितनी है, उनकी सांद्रता इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, इसकी स्पष्ट जानकारी समीकरण के माध्यम से आपको नहीं मिलती। समीकरण लिखा हुआ क्रिया चालू या बंद है, इसका आप पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब स्पष्ट जानकारी नहीं है कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई या नहीं हुई। साथ में क्रिया कारकों और क्रियाफलों की वर्तमान में सांद्रता कितनी है, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट हुई समय तो आपने डाला, तो अभिक्रिया होने के बाद जब क्रियाफल बनने प्रारंभ हो गए उसके बाद में इसकी मान कितना, उसके बारे में आपको जानकारियां नहीं मिलती। इसका मतलब सांद्रताओं के बारे में स्पष्ट जानकारियां वो इस समीकरण के माध्यम से सीधी आपको नहीं मिलती। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको अपन तीन रूपों में देखते हैं। समीकरण को तीन रूपों में कौन कौन से देखते हैं। एक तो इसका रूप होता है शब्द समीकरण के रूप में, यानी हिंदी के अंदर समीकरण लिखा आता है परीक्षा में, जिसको रासायनिक समीकरण तीन प्रकार के हो गए। एक प्रकार से एक तो हो गया शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। दूसरा हो गया आपके कंकाली समीकरण, जो हो गया कंकाली समीकरण। तीसरा हो गया संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो समीकरण है तो एक ही चीज, परंतु तो कितने प्रकार के रूप में अपन देख सकते हैं, इसको तीन प्रकार के रूप में देख सकते हैं। तो ये हो गया शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण, और एक हो गया आपके संतुलित समीकरण। तीन प्रकार की स्थितियां होगी। तो समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, आपको जैसे शब्द समीकरण दिया हुआ, मान लीजिए शब्द समीकरण क्या आपको दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिया कि जिंक, जिंक की क्रिया आप किससे करवा रहे हो, जिंक की क्रिया गंधक के अम्ल से करवाते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हो। उसकी क्रिया के परिणामस्वरूप क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। किसका निर्माण हो गया, जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये समीकरण कौन सा है, शब्द समीकरण है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसको कंकाली में बदलना पड़ेगा आपको। तो कंकाली का मतलब ढांचा। तो ढांचा किसके रूप में होगा, समीकरण का सूत्र के रूप में होगा। तो जिंक का सूत्र क्या हो गया, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया, H2SO4। तीर का चिन्ह क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये समीकरण कौन सा हो गया, इसका कंकाली समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए नियम कार्य क्या है, सबसे पहले समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे, तत्वों का पता होना चाहिए। परमाणु की संख्या इधर कितनी है, इधर कितनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड, है ना। तत्व कौन कौन से, Zn, दूसरा कौन सा है H, तीसरा कौन सा है SO4। अब देखिए यहाँ पे SO4 साथ में, इसलिए पर इसको SO4 साथ में लिख लेंगे। यदि यहाँ पे SO4 नहीं बनता है टुकड़ों में, तो यहाँ पे S और O को क्या करना पड़ेगा, आपको बाद में अलग करना पड़ सकता है, इस स्थिति भी हो सकती है। तो यह हो गया अलग अलग तत्व हो गया आपके। Zn इधर कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। इधर SO4 कितना है, 1, इधर भी SO4 कितना है, 1। तो देखिए दोनों तरफ 1-1 है, 2-2 है, 1-1 है। इसका मतलब ये समीकरण पहले से क्या है, संतुलित है। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जो परमाणु है उनकी संख्या या अणुओं की संख्या कैसी है, पहले से बराबर है। बराबर होने का मतलब समीकरण पहले से ये क्या संतुलित है। इसको संतुलित करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। परंतु कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, पहले से वो संतुलित नहीं होते हैं। तो उनको संतुलित अपन किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए नियमों की पालना होनी जरूरी है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए कौन कौन से नियम है, उनके बारे में अपन जानकारियां जिसे पहले अपन ने ली थी कि सबसे क्रिया कारक क्रियाफलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद सूत्र उनके मालूम हो, आपको रिव्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ आपके, जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण में क्या ले रहे हैं,
लोहे, लोहे की क्रिया किससे करवाई जा रही है? लोहे की क्रिया जल से करवाई गई। जल का मतलब पानी से करवा रहे हो। जल से करवाने पर मैग्नेटाइट व हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है हिंदी में, उसको बनती है। इसको समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले शब्द समीकरण दिया हुआ आपको, और शब्द समीकरण भी पूरा दिया हुआ नहीं है, इसको शब्द समीकरण के रूप में पूर्णतः बदलेंगे आप। तो इसका शब्द समीकरण क्या बन जाएगा? शब्द समीकरण क्या होगा? लोहा, लोहे का सूत्र क्या हो गया? Fe। तो ये हो गया लोहा प्लस क्रिया किससे करवाएगी? जल से। जल का मतलब हो गया पानी, है। इससे क्या बना? मैग्नेटाइट के साथ में क्या बने? हाइड्रोजन गैस बनी। ये सब समीकरण हो गया। अब इसको आप किस में बदलेंगे? कंकाली समीकरण में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? इसको बदलेंगे। तो शब्द समीकरण आपने बना लिया। शब्द समीकरण के बाद क्या बनाएंगे? कंकाली समीकरण बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण में क्या होगा? लोहा, लोहे का सूत्र क्या हो गया? Fe प्लस जल का सूत्र क्या हो गया? H2O हो गया। तीर का चिन्ह मैग्नेटाइट Fe3O4 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का हो गया H2। ये बन गया यहाँ पे इसका शब्द समीकरण से कंकाली समीकरण बन गया। अब इनको क्या करेंगे? अपन कोष्टक में बंद करेंगे। क्या करेंगे? इनको कोष्टकों में बंद कर लेंगे। ऐसे कोष्टकों में बंद कर लिया। ये कर लिया कोष्टकों में बंद करने के बाद में क्या करेंगे? तत्व कौन कौन से भाग ले रहे? लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन से हो गए? राइट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तत्व कौन सा? Fe के साथ में क्या? H और एक क्या? O। Fe इधर कितना? 1, इधर कितने? 3, H इधर कितने? 2, उधर कितने? 2, है ना। इधर भी H कितने? 2। इसी प्रकार इधर यहाँ पे O कितने? 1, इधर O कितना है? 4। O कितना है इधर? 1। अब देखिए बैलेंस बराबर नहीं है। Fe 1, H 2, O 1। इधर देखिए Fe 3, O 4, H 2। इसका मतलब बैलेंस बराबर नहीं है। तो बैलेंस बराबर करने के लिए अपन क्या कहते हैं? संख्या रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको 3 से गुणा किया, यहाँ पे समझ कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस बड़े वाले को लिख देंगे आप। तो बड़े वाले में क्या? Fe 3 है और कितने? 4 है। इसका मतलब इधर और नहीं है। तो इधर O 4 करने के लिए आपने यहाँ पे कितना लगाएंगे? 4 लगा देंगे। मान लो यहाँ पे कितना लगाया? 4। किसके साथ में? इस साइड में। तो इसको O से कितने से गुणा किया? 4 से किया। तो O कितने प्राप्त हो गए? 4 प्राप्त हो गए। तो O कितने प्राप्त हो गया? हमको 4 प्राप्त हो गए। यहाँ पे जब 4 लगाए तो H कितने हो गए? 8 हो गए। H कितने हो गए? 8। तो इसका H 2 है, इसको किससे गुणा किया? 4 से। H कितने हो गए? 8 हो गए। H कितने हो गए? 8 हो गए। तो H 8 का H इधर 2 है। तो यहाँ पे देखिए H अकेला है, तो अपन चाहेंगे उतने संख्या लास्ट में रख सकते हैं। तो पहले H को इतना रहने दो। H के कितने हो गए? 8 हो गए। अब इधर Fe 3 थे, इधर Fe अकेला तो इसमें यहाँ पे पहले 3 लगा सकते हो। 3 से गुणा कर लिया, कितने हो गए? 3 हो गए। अब आपने क्या किया? लास्ट में H इधर H को किससे गुणा कर लिया? 4 से। H कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए 3 के 3 हो गए, है ना। ये 8 के 8 हो गए, ये 4 के 4 हो गए, है ना। बराबर होगी बैलेंस। दोनों साइडों के परमाणु का बैलेंस क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। अब इसको आप जैसे जो ये समीकरण जो दिया हुआ है, इसके आगे यहाँ पे लिख लिया आपने 3, यहाँ पे कितने लिख लिए? 4 लिख लिए। यहाँ पे कितने लिख लिए? आपने 4 लिख लिए। अब इसको कोष्टक को खोलना है। कोष्टक को खोलने पर क्या चीज आएगी? 3Fe प्लस 4H2O, तीर का चिन्ह, ये हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से यह समीकरण कैसा हो जाएगा? संतुलित समीकरण की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी आप इनको पूरा कर सकते हो। आज के लिए इतना लेंगे, बाकी अपन लेंगे कल। ऐसे उदाहरण आप करके देखेंगे।